मेरा नाम कोमल है। मेरे भैया की शादी हो चुकी थी। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर लड़की थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। शादी को भी 1 साल ही हुए थे। इस बीच भाभी कई बार अपने मायके जा चुकी थी। मुश्किल से 2 घंटे की दूरी पर ही भाभी का मायका था। परंतु भाभी का बार बार मायके जाना मुझे अजीब लगता। एक दिन मैंने भाभी से मजाक मजाक में पूछ लिया, भाभी आप हर 15-20 दिन पर किसी न किसी बहाने मायके चली जाती है, कहीं आपका कोई चक्कर तो नहीं है? मेरी इस बात पर भाभी मुस्कुरा गई और बोली, मायके में मेरी माँ बीमार रहती है। घर में और कोई नहीं है। मेरे भैया भाभी मुंबई में रहते हैं। यहाँ पर माँ को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, समझी? मैं भाभी की बात को सच मान गई और अब मैं अपने आप पे पछताने लगी कि आखिर मैंने भाभी से यह बात क्यों बोली और मैंने भाभी पर शक क्यों किया। दिन भर मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी भाभी का दिल दुखा दिया। इसीलिए शाम होते होते मैं भाभी के पास गई और उनसे माफी मांग ली। अगले दिन मेरा एग्जाम था। मैं सुबह जल्दी ही केंद्र पर पहुंच गई। वहां मुझे भाभी के मायके की मेरी एक सहेली कविता मिली। मैंने उसका फोन नंबर ले लिया और उससे बोली कि अगली बार जब मेरी भाभी मायके जाएगी तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी। कविता, जो कि मेरी पक्की सहेली थी, अब मेरी जासूस बन चुकी थी। मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे। अब मैं घर में कहीं भी नहीं निकलती थी। घर में रहकर पढ़ाई करती, घर के कामों में भाभी का हाथ बटाती थी। एक दिन सुबह उठी तो मैंने देखा कि भाभी सज धज कर बिल्कुल तैयार है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैके में उनकी माँ बीमार है। आज जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। और कुछ देर में ही भाभी घर से बाहर निकल गई और ऑटो वालों को रोककर उसमें बैठ गई। उनके जाते ही मैंने अपने जासूस दोस्त कविता को फोन लगाया और उसे उसकी ड्यूटी पर लगा दिया, क्योंकि वह मेरी भाभी के मायके की रहने वाली थी और भाभी के बिल्कुल पड़ोस में रहती थी। भाभी को गए सुबह से शाम हो गई थी और इस बीच मैं लगातार कविता से संपर्क में बनी हुई थी, लेकिन आश्चर्यचकित अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी भाभी। तब मैंने भाभी के नंबर पर फोन किया। भाभी ने फोन उठाया और बोली, क्या बात है कोमल, क्यों फोन किया? घर में सब ठीक तो है ना? मैं बोली, सब ठीक है। आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है? भाभी बोली, डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, दवाइयाँ दी है, फिलहाल माँ ठीक है। कल शाम तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। भाभी की मीठी बातें सुनकर मुझसे ज्यादा देर न रहा गया। मैंने सीधा सवाल किया, भाभी आप मायके में अपने घर पर हो ना? तो भाभी झट से बोली, तुम भी हद करती हो, मैं और कहाँ जाऊंगी? बताया तो माँ ठीक है। भाभी आप अपना ख्याल रखना। कहकर मैंने भाभी का फोन काट दिया। मैंने अपने दोस्त को फिर से फोन लगाया और बोली, तो पक्का मेरी भाभी का घर जानती है या मुझे बेवकूफ बना रही है? कविता ने कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तेरी भाभी का घर मेरे घर के बगल में ही है। मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। तेरी भाभी के पापा बहुत मशहूर वकील है, इसलिए पूरा इलाका उन्हें जानता है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं ज्यादा बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि भैया को फोन लगाकर अभी उन्हें भाभी के मायके भेज देती हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा, अगर कविता गलत साबित हुई तो मैं भाभी की नजर में हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। भैया रात 10 बजे अपने काम से लौटकर आए। भाभी घर में रहती तो रात का खाना भाभी ही बनाती, परंतु अभी भाभी के ना रहने पर मुझे खाना बनाना पड़ता और घर वालों को परोसना पड़ता। भैया ने आते ही मुझसे पूछा, कोमल मम्मी पापा को खाना खिला दिया तुमने? तेरी भाभी रहती है तो इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने कहा, मम्मी पापा खाना नहीं खाए हैं। वे बोले कि आप आएंगे तो एक साथ खाना खाएंगे। आप मम्मी पापा के कमरे में बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। भैया मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे। मैं गर्मा गर्म रोटियां लाकर दे रही थी। इसी दौरान मैंने भैया से कहा, भैया भाभी बड़ी सुंदर रोटियां बनाती है ना, लेकिन मेरे हाथों से रोटी हमेशा ही जल जाती है। आपकी बात हुई है क्या भाभी से? भैया बोले, हाँ तेरी भाभी से अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। मेरी सासू माँ बीमार है, आज दवाई दिलवाई है, वह कल शाम तक घर आ जाएगी। मैंने कहा, भैया कितनी गलत बात है ना,
कि भाभी को भाइयों ने अपनी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ रखे हैं। अपनी बूढ़ी माँ का देखभाल करना उन लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं? कब तक भाभी परेशान होती रहेगी? भैया ने कहा, कोमल तू कब से इतनी समझदार हो गई? वैसे मैं इस बारे में भाभी से बात कर चुका हूँ। वह कहती है कि उसकी माँ मुंबई नहीं जाना चाहती है। वह अकेले ही रामपुर में रहती है क्योंकि वहीं उनका दिल लगता है। वह रामपुर में ही आखिरी समय बिताना चाहती है। तो इसमें कोई क्या करे? उनके पांचों बेटे उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं जाना चाहती। मेरी सास के पास बहुत रुपया है। पिछले महीने मुझे अपने बिजनेस के लिए रुपयों की जरूरत थी। मैं बहुत परेशान था। मैंने बोला तो उन्होंने झट मुझे 5 लाख दे दिए। और मेरे ससुर जी भी वकील थे और मेरी सास भी अच्छी पोस्ट पर रिटायर हुई है। मोटा पेंशन मिलता है। उनके सारे बेटे बहू अपने जगह खुशहाल है। 3 बेटे तो सरकारी नौकरी में है और 2 बेटों का अपना बिजनेस है। मुंबई वाले शाले साहब ने तो बहुत आलीशान घर बनवाया है, लेकिन सासू माँ वहां भी नहीं जाना चाहती। कहती है कि इतने बड़े घर में मेरा दम घुटता है। भाई की बात सुनने के बाद मैं समझ गई कि भाभी के बार बार मायके जाने से भैया को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती है। क्योंकि भैया जब भी अपने बिजनेस के लिए अपनी सास से रुपया मांगते तो वो दे देती थी। यह अलग बात है कि भैया अपना काम निकाल कर उन्हें रुपया लौटा देते थे। सास और दामाद के बीच इस तरह का लेन देन चलता रहता था। इसलिए भाभी जब मर्जी अपने मायके जाती और भैया को कोई दिक्कत नहीं होती। भैया और भाभी एक ही कॉलेज में थे। दोनों को प्यार हुआ। घर वालों ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी करवा दी। भाभी के अमीर घर वालों के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं थे। लेकिन यह कैसा प्यार हुआ कि शादी के 3 साल में ही मन भर गया और इधर उधर मुंह मारने लगी। सबको खाना खिलाकर मैं सोने चांद के लिए चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी, अगर भाभी माँ के पास नहीं है तो कहाँ है? मैंने एक बार फिर भाभी को फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह मैं उठी कि मेरी फोन की घंटी बजी। मेरी दोस्त कविता का फोन था। मैं उससे कुछ कहती तो वह बोल पड़ी, तेरी भाभी अभी अभी ऑटो से उतरकर अपनी माँ के घर में दाखिल हुई है। उसकी तो यह खबर सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैं समझ गई कि भाभी रात भर कहीं और थी और वो सुबह अपने घर पहुंची है ताकि वह अपना झूठ पर पर्दा डाल सके। भाभी अब भैया को फोन करेगी और अपनी माँ के बात करवाएगी ताकि भैया को किसी तरह का कोई शक ना हो। मैं कमरे से बाहर निकली और सुबह का नाश्ता तैयार करने में जुट गई। भैया नाश्ता पर बैठे ही थे कि उनके फोन पर भाभी का फोन आ गया और भाभी ने अपनी माँ से भैया की बात करवाई। नाश्ता कर भैया अपने काम पर चले गए। दिन का खाना बनाकर मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। दोपहर में थोड़ी आंख लगी ही थी कि कविता का फोन आ गया और बोली, तेरी भाभी अभी अभी यहाँ से निकली है। शाम 4 बजे तक भाभी घर पहुंच गई और मम्मी पापा से मिलने के बाद सीधे मेरे पास आई और बोली, कोमल आजकल तुम्हें मेरी बड़ी चिंता होती है। कल तुमने फोन किया तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोली, आपकी मम्मी की तबीयत अब कैसी है? वह बोली, अभी तो वह ठीक है। भाभी के अपने कमरे में चली गई। मैं अपने बेड पर पड़े हुए भाभी के चरित्र का विश्लेषण करने में लग गई। कैसी औरत है मेरी भाभी! इन्होंने तो बेशरम की सारी हदें पार कर दिया है। भाभी मेरे भैया के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। भाभी ने भैया को लव किया था, लेकिन क्या लव ऐसा ही होता है? कैसी औरत है मेरी भाभी जो भैया के सामने बड़ी भोली बनती है। मैं तो भाभी के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भाभी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैं खामोशी के साथ वक्त का इंतजार करने लगी। अभी 15 दिन भी नहीं बीता था कि सुबह सुबह भाभी फिर से मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मैं भाभी से बोली, कब तक वापस आओगी? भाभी बोली, कल दोपहर तक आ जाऊंगी। बात यह है कि मम्मी के खाते में उनकी पेंशन आई हुई है। वह बीमार है तो रुपया निकालने मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है भाभी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं रात का खाना बना लूंगी। भाभी के निकलते ही मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। और स्कूटी स्टार्ट करके
मैं भी भाभी के ऑटो के पीछे निकल पड़ी। रामपुर की दूरी 10 किलोमीटर थी, लेकिन ट्रैफिक और सड़क खराब होने की वजह से 1 घंटा तक लग जाता था। भाभी रामपुर के रास्ते पर थी तो मुझे लगा कि मैं पीछा कर रही हूँ। भाभी को इस बात का शक तो नहीं हो गया। तभी भाभी का ऑटो लाल बाग की तरफ मुड़ा और कुछ ही देर में एक पुराने मकान के गेट के सामने जाकर रुक गया। ऑटो वाले को किराया देने के बाद भाभी सीधा उस घर में दाखिल हो गई। घर के बाहर लगे टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखे नाम को गौर से पढ़ी तो महेंद्र शर्मा लिखा हुआ था। मैं हेलमेट लगाए हुए थी। मैं वापस मुड़ी और अगले 1 घंटे में घर पहुंच गई। रात को सभी का खाना खिला देने के बाद मैं भैया से बोली, भैया भाभी से बात हुई क्या? भैया ने कहा, हाँ शाम को बात हुई है। अभी खाने के बाद एक बार और बात कर लूंगा। वैसे तुझे आजकल अपनी भाभी की बड़ी चिंता होती है। भैया की बात सुनकर मैं कुछ बोलती कि मेरी माँ बोल पड़ी, बेटा तू तो दिन भर घर में रहता नहीं। यही दोनों ननद है जो सगी बहनों की तरह घर में रहती है। तेरी बीवी आज सुबह ही कोमल के रिश्ते की बात कर रही थी। उसने तुझे भी तो बताया होगा ना? भैया बोले, हाँ रूपा के मुंबई वाले भैया का एक साला है और अभी वह लाल बाग में रहता है और 1 साल पहले ही उसके रेलवे में ज्वाइन हुआ है। उसी से कोमल के रिश्ते की बात कर रही थी। मैं सभी को खाना खिलाकर अपने कमरे में आ गई और फिर बेड पर गिरकर सोचने लगी। मैं भाभी के रिलेशन में कभी भी शादी नहीं कर सकती। वह औरत बदचलन है। अपने परिवार में रिश्ता जोड़कर अपने कुकर्म पर पर्दा डालना चाहती है। और कहीं यह बात तो है ही नहीं जिसके साथ भाभी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि भैया ने बताया था कि भाभी का साला लाल बाग में रहता है। मुझे भैया पे तरस आ रहा था कि वह जिस औरत पर भरोसा करते हैं वह औरत तो छुपी हुई नागिन है। सुबह हुई तो कविता का कॉल आया कि तुम्हारी भाभी अभी अभी अपने माँ के घर पहुंची है। और हर बार की तरह भैया के फोन पर भाभी का फोन आया। भैया ने अपनी सास से बात की। पता चला कि भाभी दोपहर तक घर पहुंच जाएगी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। इस घर में भाभी के साथ पहले जैसे ही मैं बर्ताव करती थी, ताकि उन्हें जरा भी शक ना हो कि मैं उनका घर का राज जान चुकी हूँ। एक दिन मैं घर से सीधे लाल बाग उसी जगह पर पहुंची जहां मैंने पिछली बार भाभी को जाते हुए देखा था। मैं उस मकान के सामने की किराना दुकान में गई और हेलमेट सर पर लगाए हुए दुकान वाले से बोली, अंकल क्या अमित जी इसी मकान में रहते हैं? दुकानदार बोले, इस मकान में तो अमित नाम का कोई नहीं रहता। मैंने और ज्यादा सवाल नहीं किया और वापस घर आ गई। मैंने कसम खाई कि मैं इस बार भाभी को रंगे हाथे पकड़ूंगी। एक दिन सुबह उठी तो मुझे भैया से मालूम हुआ कि घर में मुंबई से भाभी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। भाभी भी बड़ी खुश नजर आ रही थी। भैया सुबह से ही बिजी थे। 10 बजे तक घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। भाभी के मुंबई वाले भैया भाभी आए हुए थे। साथ में अमित नाम का एक लड़का भी था। सभी मुझे देखने आए थे। मैं मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी। एक बार तो लगा कि भैया को अभी सारी बातें बता दूं, फिर कुछ सोचकर रुक गई। गुस्से को काबू कर मैं सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव करने का मन बना लिया। आखिर शादी तो करनी नहीं थी, क्यों ना अमित को थोड़ा टटोल कर देखूं। वह मेरे लिए यहाँ आया है या फिर मेरी भाभी के साथ अपने नाजायज रिश्तों पर नए रिश्तों का ढक्कन चढ़ाने यहाँ आया है। मैं अमित के सामने बैठी थी। वह मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मैं उसकी नजरों को बर्दाश्त करने पे मजबूर थी। अकेला होता तो मैं उसकी गिद्ध जैसी आंखों को नोच लेती। भाभी बड़ी जोश के साथ सभी मेहमानों का आवभगत में लगी हुई थी। रिश्ता उनकी भाभी के भाई का था, लेकिन इस वक्त तो वह लड़की वालों की तरफ से था। अमित को देखकर मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। अगर वह मेरी भाभी का आशिक ना होता तो लड़का बड़ा सुंदर, गठीला और कामयाब था। लड़कियों को आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे रिश्ते। मेरे घर वालों को तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। सभी शादी के लिए राजी थे, लेकिन भैया ने समझदारी दिखाई और बोले कि लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही शादी का तारीख तय कर देंगे। और मेरी ग्रेजुएशन में 1 साल का वक्त था। मेरे लिए भाभी के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने के लिए इतना वक्त काफी था। अमित के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और अमित भी मेरा नंबर लेकर लगातार मुझे कॉल करने लगा।
मैं उससे बातें कर लेती ताकि मैं उसकी मनसूबों को जान सकूं। इसी बीच अमित मुझे कई बार बाहर मिलने की जिद करता रहा। मुझे उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर न होने देती। मैं हर बार टाल जाती। मैं इस ताक में थी कि एक बार मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और इस बरसात में भाभी ने मायके जाने की तैयारी कर ली। बड़ी देर के इंतजार के बाद जब कोई ऑटो वाला नहीं मिला तो मैं भाभी से बोली, भाभी आज बारिश की वजह से शायद कोई ऑटो वाला तैयार ना हो, इसलिए आज मत जाइए। मौसम ठीक हुआ तो कल चले जाना। भाभी ने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर आज ही निकलना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑटो मिला और वो निकल गई। भाभी के घर से निकलते ही मैं भी कॉलेज का बहाना करके घर से निकल गई और भाभी के कुकर्म को अपने आंखों से देखने वाला एक गवाह तो हो मेरे साथ। इसलिए मैंने कविता को पूरी बात बता दी और उसे लाल बाग में ही बुला लिया ताकि मैं अकेले ना पड़ जाऊं। हल्की बारिश के बावजूद कविता सही जगह पर मुझे मिल गई। मुझे मेरी इस सहेली पर पूरा विश्वास था जिसे मैं अपना मानती थी। वह चुड़ैल निकली और सहेली जो मेरी अपनी नहीं थी, वह इस वक्त मेरे लिए जान हथेली पे रखकर आ गई थी। अब स्कूटी पर सहेली और मैं भाभी के ऑटो का पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर में भाभी का ऑटो उस पुराने मकान के आगे रुक गई। भाभी के अंदर दाखिल होते ही मैं और सहेली भी मकान तक पहुंच गए, लेकिन तब तक मेन गेट बंद हो गया था। मकान की बाउंड्री खस्ता हालत में थी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश में हम उसी दीवार को बांधकर घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। मैंने कविता को गेट पर ही रुकने का इशारा किया और अपने मोबाइल से भैया को मैसेज कर दिया, भैया मैंने आपको लोकेशन सेंड किया है, आप इसी लोकेशन पर जितना जल्दी हो पहुंच जाए। आपके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं डर रही थी यह सोचकर कहीं अमित जैसा मास्टरमाइंड मुझ पर हमला कर दिया तो। उस चुड़ैल को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगी, लेकिन अमित को नहीं। इसलिए बाउंड्री से अंदर दाखिल होते हुए मैंने कविता से कहा वह गेट पर ही रुके और जैसे ही मेरी चीख सुने वैसे ही गली में शोर मचाना शुरू कर दे ताकि यहाँ लोग जमा हो जाए। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से यह कोई बहुत पुराना भूत बंगला टाइप का मकान नजर आ रहा था। एक छोटी सी गैलरी के बाद मुझे एक ठीक ठाक कमरा नजर आया। मैं धीमे कदमों से कमरे तक पहुंच गई, लेकिन तभी भाभी के कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं डर गई और मेरे पैर से लगकर वह रखा गमला नीचे गिर गया। मुझे वहां देखकर भाभी चौंक गई, बोली, तुम यहाँ? मैं भी अपने गुस्से को काबू न कर सकी और बोली, मैं अकेले नहीं आई हूँ, गेट पर मेरी सहेली खड़ी है। भैया भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। निकालो उस गुंडे को बाहर जो मेरे पति बनने को निकला था। तुम दोनों ने भी गजब की प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारी क्रिया चित्त को बहुत पहले ही समझ गई थी। भाभी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका। बोली, कोमल तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। कमरे के अंदर कोई नहीं बल्कि मेरी बूढ़ी माँ है। अंदर आओ और खुद देखो। मैं गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो, तुम्हारी माँ तो रामपुर में रहती है। भाभी कुछ कहती इससे पहले कविता भी वहां पहुंच गई। कविता को देखकर भाभी बोली, तुम दोनों अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम दोनों डरते डरते कमरे में पहुंचे। देखा एक बड़े से बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसे देखकर हम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया। मैं कुछ बोलती भाभी ने कहा, इस माँ ने मुझे जन्म दिया है और रामपुर वाली माँ ने मुझे पाला पोसा है। हम 6 बहनें हैं। मेरे पिता रामपुर में मेरे वकील पापा के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। उनके यहाँ एक के बाद एक 5 लड़के ही पैदा हुए और इधर मेरी मम्मी पापा के भी 5 लड़कियां हो गई। जब मेरी माँ ये छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो उनकी बीबी यानी कि मेरी रामपुर वाली माँ ने मेरे पापा से कहा, अगर इस बार उनकी बेटी हुई तो वह जन्म होते ही उस बच्ची को उनके हवाले कर दे। रामपुर में उस बच्ची की अच्छी परवरिश होगी। यही सोचकर मेरे माँ बाप राजी हो गए। मेरे जन्म के साथ ही मुझे रामपुर में वकील पापा के हवाले कर दिया गया। जैसे ही मेरे माँ बाप ने सोचा था, मेरी परवरिश उससे भी अच्छी माहौल में हुई। 3 साल पहले जब तुम्हारे भैया से मेरी शादी हुई थी, तब तक मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन 2 साल पहले ही मुझे पैदा करने वाले मेरे पिता का इंतकाल हो गया। तब मुझे माँ ने बताया
कि वह मेरी असली माँ नहीं है। मेरी असली माँ वही है जो कि इस माँ की देखभाल करती थी, जिसे कि मैं मेड समझता था, और उनके बच्चे यानी कि मेरे भाई बहन सारे खर्चे मेरी रामपुर वाली माँ उठाती थी। 10-15 दिनों पर जब मैं अपने घर जाती तो माँ की देखभाल के लिए मुझे इसके पास आना पड़ता। कई बार सोचा तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत न कर पाई, और सोचा कि जब माँ का इंतकाल होगा तब बता दूंगी। थोड़ी देर में भैया भी लोकेशन पर पहुंच चुके थे और उन्हें पूरी बात की जानकारी मिल चुकी थी। भैया ने भाभी को गले से लगा लिया। भाभी ने मेरी इस गलती को माफ कर दिया और भैया को भी यह भनक न लगने दिया कि मैं भाभी का पीछा करते हुए उनके घर पहुंची थी। मैं भाभी के घर ही बैठी थी कि अमित का कॉल आया। मैं फोन लेकर बाहर निकली और बोली, तुम कहाँ हो? अमित बोला, मैं तो यही हूँ, लाल बाग में। तुमसे कहता हूँ कि स्कूटी से कभी इधर भी आ जाया करो, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं बोली, एड्रेस और लोकेशन सेंड करो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच रही हूँ। लाल बाग में शाम तक रुककर भैया घर चले गए। कविता अपने घर फोन कर भाभी के पास ही रुक गई और मैं भाभी को बताकर अमित के फ्लैट पर पहुंच गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि शक इंसान की बहुत बड़ी बुराई है। इस शक की वजह से न जाने कितनों घर उजड़ गए। इसलिए सिर्फ शक के आधार पर हमें किसी के निर्णय तक पहुंचने में हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।